लास्ट क्लास में हम लोग ने आयोनिक कार्बाइड देखा था। तो आयोनिक कार्बाइड में हमने क्या क्या सीखा था? जो आपके कार्बाइड्स होंगे वो ग्रुप वन, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड, एक्सेप्ट बोरॉन, उनके जो कार्बन के साथ रिएक्शन करके जो कार्बाइड्स बनेंगे वो क्या होंगे? आपके आयोनिक कार्बाइड्स। करेक्ट, जैसे Al4C3, Mg2, Mg2C3, CaC2। तो ये सारे हम लोग ने देखे थे। इनका हम लोग ने फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा के तो ये भी देखा था कंपाउंड क्या फॉर्म में होगा। ये भी बोला था यदि मीथेन बनेगा तो मीथेनाइड्स होंगे, एसिटिलीन बनेगा तो एसिटाइड्स होंगे। करेक्ट, ये सारा डिस्कशन कर लिया। हाँ सर। ओके, अभी देखते सर हैं। आप लास्ट क्लास का जो ग्राफ है डेंसिटी का एक बार वापस से बना सकते हो क्या? डेंसिटी का ग्राफ बेटा वो मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था। आज मैं आपको वापस से तीन ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ओके जैसे सर। क्लास खत्म हो तो उसके बाद तुम रुक जाना तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी आपकी जो चारों दिन लगातार क्लास है वो पी ब्लॉक की है। मतलब एक दो दिन पी ब्लॉक चलेगा, पी ब्लॉक खत्म होने के बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। जो संडे वाली आप लोग की क्लास है उसमें वापस हाइड्रोकार्बन। सर तो संडे वाली क्लास में हाइड्रोकार्बन पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास है, सिर्फ एक क्लास और चाहिए होगी उसके बाद। तो कोवैलेंट कार्बाइड्स शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते थे? वो कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा रहे? सिमिलर रहे। करेक्ट, तो ये इसमें भी क्या होगा बेटा? वो कोवैलेंट कार्बाइड्स होंगे जिनके बीच में क्या हो, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो हो। या मैं ऐसे बोलूं कि ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कंपाउंड कार्बन के साथ कंबाइन होके जो कार्बाइड्स बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कार्बाइड। क्लियर है ये बात? यस सर। सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये नोट करो, elements which have nearly same electronegativity as that of carbon form these type of carbides. ओके, अभी जो कोवेलेंट कार्बाइड्स हैं बेटा, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स के आपके प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें होगा। जैसे जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जनरली हार्ड होते थे, केमिकली इनर्ट होते हैं। वैसे ही बेटा आपके जो कार्बाइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट्स होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये जो आपके जैसे जो आयनिक कंपाउंड थे बेटा वो आयंस के फॉर्म में थे। ठीक है, आयनिक सॉलिड बना रहे थे। वैसे ही बेटा ये जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होंगे और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे? हाई होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है कार्बाइड्स की। मैं बोल सकता हूँ इधर these these carbides these carbides are extremely hard
एंड पर सर केमिकल। कोवैलेंट कैरेक्टर तो उल्टा रहता है ना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वीक रहता है और फिर बाद में। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। आयनिक के कंपैरिजन में तो बेटा क्या होगा, आपका कम ही होगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट, बट ये इनका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, जो बेसिकली इनका जो ये कोवैलेंट फॉर्म होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये जनरली बेटा हार्ड होते हैं। जैसे SiC है, ठीक है। SiC बेटा डायमंड, SiC क्या है, कोवैलेंट कार्बाइड। ये डायमंड के कंपैरिजन, डायमंड के जितने क्या रखती है, हार्डनेस रखती है, समझ गए। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, उसकी वजह से बेटा ये बहुत ज्यादा हार्ड और केमिकली इनर्ट होते हैं। मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे कार्बाइड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दीज कार्बाइड्स आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड इनर्ट। यस सर। They have polymeric structures. Thermally stable. And have very high melting point. Two common examples. SiC and B4C. ठीक है। अब SiC बनता कैसे, तो अब SiO2 की रिएक्शन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे आयनिक कार्बाइड कैसे बना था ये सिखाया। तो ये जो आपके कार्बाइड्स होंगे, जैसे SiC है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, Si2 की रिएक्शन आप 2 कार्बन के साथ कराएंगे तो Si प्लस CO बनेगा। आपका जो बेटा सिलिकॉन है, सिलिकॉन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया होगा, सिलिकॉन बेटा एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉर्मली आपका सिलिकॉन सिलिका के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। तो यदि सिलिकॉन आपका एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पहले हमें उसको एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन क्या होगा, Si की रिएक्शन C के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, SiC। यदि इन दोनों स्टेप्स को ओवरऑल देखा जाए तो इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, Si से Si कैंसिल, SiO2 plus 3 carbon will form SiC plus CO। आया समझ सर में? स्क्रीन बहुत लैग कर रहा है। बहुत सर इतना प्रॉब्लम नहीं है, हाँ नहीं है सर। इतना प्रॉब्लम नहीं है सर, थोड़ा सा। अभी देखो, अभी जाके आया, अभी देखो SiO2 plus 3Cl जाके आ रहा है। हाँ सर, अभी थोड़ा प्रॉब्लम पड़ा। एक मिनट रुक जाओ बस, कोई बात अभी नहीं आएगा, ये नोट कर लो, ठीक है। सर वो क्या लिखते हैं, टू कॉमन एग्जांपल्स आर SiC है। क्या SiC प्लस वो CO, आपने नहीं वो नहीं, जो आपने लिखा ना टू एग्जांपल्स, जो ऊपर लिखा है टू एग्जांपल्स आर B4C बेटा, SiC है। B4C बोरॉन 4C, बोरॉन कार्बाइड है। बोरॉन और कार्बाइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है ना, तो वो B4C डन है। सर। सर एक सेकंड बस आज अब देखो जरा, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके कार्बाइड्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं,
ठीक है, तो बस सिर्फ, और वो अनरिएक्टिव है तो वो एसिड से भी अफेक्ट नहीं करते हैं, करेक्ट। एसिड के साथ रिएक्शन कराने से भी आपका SiC में कोई भी रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही ऐसा एसिड है जिसके साथ रिएक्शन कराने पर SiC रिएक्ट करता है, वो है सिर्फ और सिर्फ बेटा रिएक्ट करता है H3PO4 से। ओके, तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं SiC is very unreactive, very unreactive substance and is not affected by acids except H3PO4. Okay, and it also reacts with NaOH in presence of air. And Cl2. ठीक है, क्या होता है बेटा, जब SiC की रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं O2 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, Na2SiO3 प्लस CO2। आवाज में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है ना? ब्रेक हो रहा है क्या? तो कोई तो बोलो, सर का आवाज ब्रेक हो रहा है ना? हाँ प्रॉब्लम पड़ रहा है थोड़ा। अभी नहीं होगा। SiC plus NaOH plus O2 will form Na2SiO3 plus CO2 plus H2O. SiC plus NaOH plus O2 will form Na2SiO3 plus CO2 plus H2O. जैसे इधर मैंने लिखा है कि SiC Cl2 के साथ भी रिएक्ट करता है, अभी ठीक है। SiC यदि Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। बहुत प्रॉब्लम पड़ रहा है। ये सर आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, हेलो सर। एक मिनट। SiC plus Cl2, अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। सर, SiC ठीक है। plus Cl2 से क्या होता है, हमें SiCl4 plus CCl4 फॉर्म होता है। तो बेटा SiC के साथ हमें देखना है दो रिएक्शंस होती हैं, जबकि जो मैंने बताया आपको SiC आपका बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव सब्सटेंस है, जो कि ऑलमोस्ट सभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ H3PO4 के साथ रिएक्ट करता है, और वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ O2 विल फॉर्म Na2SiO3 plus CO2 plus H2O, और Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CCl4 plus SiCl4। ठीक है, SiC का यस सर डन लिख लिया। जैसे मैंने आपको बताया था SiC क्या होता है बेटा, जो इस SiC का स्ट्रक्चर है सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। वो डायमंड की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, SiC has a 3-dimensional lattice सर क्या बोले आप? SiC has a 3-dimensional lattice structure that of like that of diamond। जो डायमंड का जैसे बेटा क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, वैसे ही SI में क्या होता है बेटा, हर एक SI अपने जैसे क्या करता है बेटा, वॉइस बहुत ब्रेक। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है।
एक मिनट। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि जो आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो SiC का बेटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो आपका डायमंड के जैसा होता है। जैसे डायमंड में बेटा एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड रहता है, वैसे ही SiC में बेटा Si भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और Si भी अपने एक Si एटम 4 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, बस जितना डायमंड का हार्डनेस होता है उससे थोड़ा कम क्या होगा बेटा, आपका इसका हार्डनेस होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया इतना? या यस सर। SiC के बारे में सारी बातें क्लियर है? हाँ सर। तो इसको मैं लिखा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो। It has 3-dimensional structure. It has 3-dimensional. सर आपका स्क्रीन शेयर बहुत लो हो रहा है। अब बेटा एक चीज प्रॉब्लम कर ही रहा है, या तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, सर आप एक बार लीव करके ज्वाइन करके देखो। हाँ सर। उससे नहीं होगा कुछ, मेरे को लग रहा है। वो प्रॉब्लम सेम ही है, वो रोज का हो रहा है। ज्यादा लोग ऐड हो रहे हैं तो ही हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके सर, वैसा तो मैंने कंप्लेन किया था तो मैं खुद कनेक्ट करके चेक कर रहा था, तब तो सही चल रहा था, बट वो ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम कर रहा है। सर क्योंकि कल हम लोग क्या करते, कल इतना नहीं दिक्कत हो रहा था, हो रहा था कि इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। कल नहीं हो रहा होगा ना तुम लोग के में? कल कल, सर स्टार्टिंग में जो हुआ था उसके बाद नहीं हुआ था। हाँ तो कल कल वो मतलब लैन थोड़ा से, ही हुआ था, जितना नहीं हुआ कल मैं लैन से पढ़ाया ही नहीं बेटा, कल मैं वाईफाई से ही पढ़ा रहा था, वो लैन का प्रॉब्लम है। चलो अभी स्क्रीन तो नहीं लैग करेगा। इट हैज 3-dimensional structure like that of diamond, in which Si atom is sp3 hybridized. Therefore, each Si atom तो ये आपका क्या होगा बेटा, कोवेलेंट कार्बाइड्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इसको लिखने के बाद, इंटरसीसियल कार्बाइड्स। डन सर। और क्या लिखने के लिए बोला आपने सर? नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटरसीसियल कार्बाइड्स, मैं लिख रहा हूँ। इंटरसीसियल कार्बाइड्स।
इंटरसीशियल कार्बाइड्स क्या होते हैं बेटा? वो कार्बाइड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं जनरली बेटा, वो जो आपके इंटरसीशियल कार्बाइड्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स में फॉर्म होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं लाइक बीच वाले जो मेटल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनसे जनरली डी बेटा ब्लॉक वाले ना? हाँ, डी ब्लॉक वाले जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उससे क्या होगा, आपका ये इंटरसीशियल कार्बाइड्स फॉर्म होंगे। इसमें होता क्या है बेटा, ये जो आपके मेटल के स्ट्रक्चर्स होंगे उनके बीच में, उनके इंटरसीशियल में, उनके वाइड में क्या होगा बेटा, कार्बन एटम ऑक्यूपाई कर रखा होगा। ठीक है, जो मेटल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगे उनके इस इंटरसीशियल में कार्बन एटम क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वो उससे जो कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इंटरसीशियल कार्बाइड्स। ठीक है, और इंटरसीशियल कार्बाइड के फॉर्मेशन से ना तो बेटा उस पर्टिकुलर मेटल का मेटालिक लस्टर खराब होता है, मेटालिक लस्टर मतलब उसका ना तो शाइनिंग में अफेक्ट करता है, ना तो बेटा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फर्क पड़ता है। बट चेंज होता है तो सिर्फ क्या होता है बेटा, उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी पता है क्या होता है किसी मेटल का, कि वो मेलेबल मतलब वो शीट के फॉर्म में कन्वर्ट होना, या डक्टिलिटी मतलब उसका वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होना। यदि सोचो बेटा उस मेटल के जो वाइड है इंटरसीशियल स्पेस है उसमें कार्बन आ जाएगा, तो जो उसके बीच में स्पेस होता था जब हम उसको हैमर से बीट करके शीट बनाने की कोशिश करते तो जो उनके बीच का स्पेस होता था उसमें वो एक्सपेंड करता था। अब उस स्पेस में यदि कार्बन आ जाएगा तो क्या वो उतना एक्सपेंड कर पाएगा जितना पहले कर रहा था? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। नहीं इसलिए कर क्या पाएगा। होता है बेटा, जो इंटरसीशियल कार्बाइड्स होते हैं उस वो होते कैसे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होते हैं, और जनरली कार्बन उनके वॉइड्स में आके इंटरसीशियल कार्बाइड्स बना लेता है। और बीच में आने की वजह से ना तो बेटा उसका जो मेटालिक लस्टर है वो चेंज होता है, ना ही उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होती है। सिर्फ चेंज होता है तो क्या, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, क्योंकि बेटा वो स्पेस खा ले, स्पेस आपका यूज कर लेंगे। क्लियर है इतना? हाँ सर। नोट करो ये। सर लस्टर में डिफरेंस पड़ता है कि नहीं? नहीं 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 पड़ता ना। लस्टर में क्यों नहीं फर्क पड़ेगा सर, अगर कार्बन यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो? उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, शाइनिंग वगैरह चेंज नहीं होती होगी। ठीक है, अब ओके सर। देखा तो किसी ने है नहीं ऐसे, बट बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है। सच कार्बाइड्स such carbides are formed by transition metals in which carbon atom occupy in interstitial void in the crystal structure of metal. ठीक है, यस सर। interstitial carbide formation does not affect metallic inertia
and electrical conductivity of the matter, but अच्छा लगता है कि स्पेलिंग रॉन्ग लिखी, यू नहीं आएगा सेकंड वाला। एक मिनट, जैसे बेटा SI जो है, ठीक है, तो SI सॉलिड किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक एसिड है HF, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है H2SiF6 प्लस H2 गैस। इधर लिख लेना सिलिकॉन is not attacked by acids except HF। ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि इससे ऊपर जो है उससे कोई रिलेशन नहीं है, नोट डाल के लिख लो। अब बेसिकली हम लोग अब सिलिकॉन के बारे में सारी चीजें शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग कार्बन के बारे में पढ़े, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़े, कार्बन के प्रॉपर्टीज पढ़े। अब जैसे हम लोग ने कार्बन के बारे में सब कुछ सीखा, वैसे ही अब हम लोग सिलिकॉन के बारे में सीखेंगे। डन सर। बेटा आफ्टर के बाद मैलिएबिलिटी लिखा है, ये मैलिएबिलिटी लिखी है। अब हेडिंग डालो सिलिकॉन। सिलिकॉन के बेटा क्या होते हैं, थ्री आइसोटोप्स होते हैं। पहले तो सिलिकॉन बेटा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 14Si28, 14Si29 और 14Si30। ये लिख लिया इतना। अब हेडिंग डालो आप लोग सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 3 आइसोटोप्स। कौन से आइसोटोप्स होंगे, Si14 वाला जो कि 28, 29 एंड 30। ये 3 बेटा आपका सिलिकॉन नॉर्मली इन 3 आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो आपका SI है वो क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिलिका के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
और जबकि बेटा जो सिलिकॉन है वो आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आपका अर्थ क्रस्ट में, बट बेटा वो अपने फ्री स्टेट में नहीं होता है, वो नेचर में बेटा इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपने, और वो आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ सर। तो ये लिख लो, सिलिकॉन सर आइसोटोप्स में से सबसे ज्यादा कौन अबंडेंट रहता है, सबसे ज्यादा कौन सा ये एकदम रेयर रहता है? 28 मोस्ट कॉमन ये है। सो मतलब बेस स्ट्रक्चर है ना सर? हाँ मोस्ट कॉमन ये है, सबसे ज्यादा यही मिलेगा। फिर उसकी ये भी फॉर्म होते हैं बट ये बहुत कम। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट abundant element occurring in the earth crust but it does not occur in free state. It does not occur in free state. Silicon is the second most abundant element occurring in the earth crust, but it does not occur in a free state. In nature, it is found in the form of सिलिका। सिलिका को बेटा हम SiO2 को सिलिका बोलते हैं, एंड सिलिकेट्स। तो सिलिका और सिलिकेट्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। कुछ बेटा हमें कॉमन सिलिकेट्स को के नाम याद रखने पड़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन सिलिकेट्स आर, जिसके फॉर्म में नॉर्मली आपके जो आपके कॉमन सिलिकेट्स होंगे, ठीक है, उनके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लेट्स पर इसका फॉर्मूला होता है आपका K2O Al2O3.6 SiO2। सर वो ई है या आई है? ये ई है, ई है। सर FE क्या लिखा है? FeLDSPF फ्लैट्स पर K2O Al2O3.6 H2 होता है। सर वो आवाज क्या बोल रहे हो? सर वो क्या लिखा है? FCLDS FeLDSPAR फ्लैट्स पर K2O Al2O3 6 SiO2। सर फ्लेट्स पर पूरा एक कंपाउंड है या तो में K2O के बाद में कॉमा है सर? नहीं बेटा, पूरा कंपाउंड ही होगा ना? पूरा कंपाउंड है, डॉट है, कॉमा गलती से लग गया। यस सर। ये होता है Al2O3.2 SiO2 2H2। ये सारे बेटा आपके सिलिकेट्स है, ठीक है।
एस बॉस्टेस, ये है आपका CaO.3MgO। बहुत सारे होते हैं बेटा, कुछ फेमस हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे आप ये दो याद रख लेना तो आपका फिलहाल अभी काम चलेगा। सर वो ASBOSTOS लिखा है ना लास्ट में? नहीं, ASBOSTOS। सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एस्बेस्टो है? हाँ हाँ वही है, यूज करते हैं उसको, और उसमें यूज कर लेते हैं, सेम ही है। यस सर, लिख लिया। डन। ये अभी ये तो हमें पता चल गया बेटा, जो आपका SI है वो एलिमेंटल फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिलिकेट्स या सिलिका या सिलिकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन कॉमन सिलिकेट्स, ये कॉमन सिलिकेट्स हैं अपने पास, और इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब हम लोग कैसे सिलिका को एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हम लोग और समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिलिका, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिलिका, सिलिका को यदि हमें चाहिए होगा, एलिमेंटल सिलिका यदि हमें ऑब्टेन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, SiO2 जो सिलिका है उसी को, सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलिका सॉलिड का रिएक्शन कार्बन सॉलिड के साथ कराओ। बेसिकली हम लोग कार्बन से क्या कर रहे हैं बेटा, कार्बन से इसको रिडक्शन कर रहे हैं। रिड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन का हम लोग क्या, इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन ऑफ सिलिका। रिडक्शन ऑफ सिलिका ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये यदि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रिक फर्नेस में हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा आपका, ये कार्बन खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होके 2CO गैस बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और हमें क्या मिल जाएगा, एलिमेंटल सिलिका मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, क्योंकि इसके ये कार्बन है, कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कार्बन सॉलिड कार्बन के साथ क्या कर लेता है, SiC बना लेता है। अब इस SiC को बनाने से रोकने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, Fe यूज कर लेते हैं। तो टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ to avoid the formation of SiC, we add a little Fe. सर यूजुअल हीट देने से और इलेक्ट्रिक फर्नेस के बीच में डिफरेंस क्या? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बेटा, क्या होता है सर? उसमें देखो सबसे जो एनर्जी है बेटा, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में यदि आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हो, ठीक है। जबकि हीट क्या करता है बेटा, हीट आपका थर्मली उसको, आप उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, हीट करके उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ब्रेक करके फिर जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा वो जो थर्मल, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है या इलेक्ट्रोलिसिस होता है, या वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं हम लोग नॉर्मली, तो उससे क्या होता है बेटा
कि हमें जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है वो थोड़ा और ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमें हमें पता है कि बेटे इस प्लेस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इधर रिडक्शन हुआ तो वो जहां से इसका यदि इलेक्ट्रॉन निकला तो वो दूसरे को तुरंत ट्रांसफर कर दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लो अच्छा बन जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाता है। तो जनरली जहां पर हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराना होता है वहां पर हम लोग इसका यूज यूज करते करते हैं। यस सर, हैं। लिख समझ दिया। गए? तो SiC ना बने बेटा इसके लिए हम लोग Fe कर लेते हैं, क्योंकि Fe Si से ज्यादा रिएक्टिव तो Fe है, तो Fe क्या करेगा, FeC बना लेगा, जबकि मतलब Fe का कार्बाइड बना लेगा, SiC नहीं बनेगा। ये समझ में आ गया इतना? और क्या तरीका है जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पहला। दूसरा तरीका है बेटा, जैसे आपके पास SiCl4 सॉलिड है, ठीक है, या ये सॉलिड नहीं लिक्विड फॉर्म में है, यदि ये लिक्विड फॉर्म में है, इसकी रिएक्शन यदि आप H2 गैस के साथ कराओ तो H2 गैस भी क्या करता है, रिडक्शन करेगा, करेक्ट, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, Si सॉलिड Si और 2 HCl। प्लस 4HCl। हाँ सर। तो इस तरीके से ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यदि आपके पास सपोज SiHCl3 है सॉलिड, इसकी रिएक्शन भी आप H2 गैस के साथ करा दोगे तो इससे क्या मिलेगा आपको, Si सॉलिड प्लस 3HCl। तो इस तरीके से बेटा यदि आपके पास ये कंपाउंड्स है तो इन कंपाउंड से आप क्या कर सकते हो, या तो कार्बन या H2 दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, करेक्ट, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सिलिका को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डन सर। डन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 1 minute sir. ओके, समझ में आ रहा है सभी को इतना? हैंड रेस करो, सभी को आ रहा है क्या समझ? यस सर। Done sir. ओके गुड। नेक्स्ट देखो जरा, अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। ये तो हमें पता है बेटा, जो एलिमेंटल सिलिकॉन है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड है, जैसे डायमंड हार्ड है, ठीक है, और उसका जैसे आपका डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सिलिकॉन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सर सिलिका शाइनी रहता है क्या, मतलब ऐसा SiC? सिलिका SiO2 होता है, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। हाँ सर, पर लेकिन SiC ज्यादा रहता है ना डायमंड जैसा। SiC अलग है, SiO2 अलग अलग स्ट्रक्चर है। SiC में बेटा Si से कार्बन कनेक्टेड रहता है, सिलिकॉन खुद Si के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो होता है उसका भी स्ट्रक्चर जैसे ग्रेफाइट का होता है, जो सॉरी डायमंड का होता है वैसे ही सिलिकॉन का भी वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। सर मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं करता, मैं प्रॉपर्टी शाइनी बोल रहा था सर। क्या बोल रहे थे तुम, शाइनिंग? हाँ सर, लक्ष्टर रहेगा क्या उसमें? नहीं नहीं, लस्टर नहीं है। सिलिका देखे हो ना, नॉर्मल सिलिकॉन, तुम जो सैंड पड़ा रहता है वही तो हाँ सर। सिलिकॉन है, और क्या है। हाँ सर, मैं सिलिकॉन की बात नहीं कर रहा था सर, मैं SiC की बात कर रहा था। सर वो शाइनिंग कार्बाइड। की बात कर रहा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा उसमें। ओके सर। ओके,
अब यदि सपोज हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसआई की रिएक्शन, यदि एसआई की रिएक्शन O2 के साथ कराया जाए तो क्या होगा, क्या मिलना चाहिए, एसआई सॉलिड की रिएक्शन यदि O2 के साथ कराए 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो हमें क्या फॉर्म होगा बेटा, एसआई सॉलिड। ये पहली सर प्रॉपर्टी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ सर बहुत ब्रेक हो रही है। सब ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। अभी 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 ठीक है। हाँ नहीं ठीक सर है। अभी ठीक। SI solid plus O2 will form SiO2 solid। ये सुनाई दे दिया। हाँ सर। सेम SI सॉलिड की रिएक्शन यदि N2 के साथ कराया जाए, इसका टेम्परेचर होता है बेटा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्ट करता है सर ब्रेक हो रही है। बेटा। अभी ठीक है। हाँ सर। SI सॉलिड की रिएक्शन यदि N2 के साथ कराया जाए तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या मिलता है हमें, SI क्या मिलेगा, सर SIN। SIN मिलेगा, सर N2 N2 Si3N2। भाई SI का वैलेंसी +4 है, इसका कितना होता है, सॉरी SiN4, इसका कितना होता है -3, क्या कंपाउंड मिलेगा, Si3N4। क्लियर है। सर आप वहाँ पर नीचे एक्सेस लिखना चाहिए ना। क्यों भाई, एक्सिस क्या लिखना चाहिए, इसके साथ कंपाउंड ही यही अरे बनेगा। सर आपने SI का वैल्यू इंक्रीज कर दिया ना सर आपने। अरे भाई तो मैं कौन सा बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ, ओके सर, यस सर। मैं कौन सा बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं तो नॉर्मली आपको पूछ रहा हूँ SI की साथ एक ही कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, वो जो कि क्या होगा Si3N4। Al की +3 होता है, N -3 होता है, तब जाके AlN बनता है। ये कंपाउंड बनते सब ऐसे ही है। हाँ सर। तो ये आपको यस समझ सर। में आ गया, यदि SI सॉलिड की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें क्या मिलेगा, SiO2 मिलेगा। और यदि SI की रिएक्शन N2 के साथ कराएं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें क्या मिलेगा, Si3N4 मिलेगा। अब जाके यदि SI सॉलिड की रिएक्शन H2O के साथ कराया जाए, और ये रेड हॉट है, मतलब बहुत गर्म आपके पास सिलिका है, और इसकी रिएक्शन H2 गैस मतलब स्टीम के साथ कराएं तो क्या मिलेगा हमें, SiO2 प्लस 2H2 गैस। समझ गए। फोर्थ रिएक्शन यदि SI सॉलिड की रिएक्शन 2F2 के साथ, जैसे इस सब में हमने देखा कितना ज्यादा हमें हीट की जरूरत पड़ रहा है, बट बेटा F2 के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, क्योंकि F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जैसे ही तुम SI के सामने क्या लेके आओगे, F2 लेके आओगे, वैसे ही क्या कर लेगा, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कर लेगा रूम टेम्परेचर पर, और क्या बनाएगा आपका SiF4, वो भी लिक्विड, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, यदि SI की रिएक्शन, जैसे बेटा ये आपका रूम टेम्परेचर में हो गया, अब SI सॉलिड की रिएक्शन Cl2 का लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, इसको हमें बेटा हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, बनाएगा SiCl4 लिक्विड ही, बट टेम्परेचर हाई रहेगा।
तो ये हो गई बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ SI, जो कि O2 N2 H2O F2 Cl2 के साथ रिएक्शन करके SI क्या बनाएगा ये हम लोग को पता चल गया है। डन। डन सर। तो ये हमें सिलिक जो आपका लास्ट पेज देखना है, ये लास्ट पेज। डन ये। अब देखते हैं हम लोग जरा सिलिकेट्स। सिलिकेट्स होते क्या है पहले तो ये समझते हैं। सिलिकेट्स, अच्छा ये बताओ किसके नेम के बाद हम लोग 8 लगाते हैं, ATES लगाते हैं। नॉर्मली जो आपके पॉली एटॉमिक एनाइन होते हैं उनके नेम के पीछे क्या लगाते हैं हम लोग, 8 लगाते हैं सिलिकेट्स। यस जो सर। सिलिकेट्स होते हैं बेटा वो SiO4 4- होते हैं। ठीक है, जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सिलिकेट्स के वो क्या होता है SiO4 4-। वो बनते कैसे हैं, सैलिसिलिक एसिड H4SiO4, मतलब इस फॉर्म में देखोगे तो आपको ज्यादा फील आएगा। SiOH होल 4 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो H4SiO4, करेक्ट। हाँ सर। तो ये क्या है आपका यस सर। ये क्या है आपका बेटा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अब यदि ये सैलिसिलिक एसिड है, आप बड़े ध्यान से सुनना कुछ चीजें सर बेटा। SA। हाँ हाँ हाँ, SALI सैलिसिलिक, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं सर, करेक्ट कर दिया। मैं क्या बोल रहा था, जितने भी आपके बेटा एसिड होते हैं, जैसे सपोज S3PO4 है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड, करेक्ट। अब यस यदि सर। इसका एनाइन की बात करें PO4 3-, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फेट। यस सर। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फेट आयन। तो क्या होता है बेटा, जितने भी आपके एक है, जैसे ये एक एसिड है, एक एसिड का आयन की बात करें हम लोग, क्या होगा वो SiO4 4-, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिकेट्स। आया समझ में। हाँ सर। ये आपका क्या हो जाएगा, सिलिकेट आयन। क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, जितने भी आपके जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3 क्या नाइट्रिक एसिड, तो इस NO3- को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स बोलते हैं। आया क्या समझ में। तो कब हम लोग 8 बोलना है ये समझ में आ गया, जितने भी आपके एक एसिड होंगे उन सबका जो एनाइन बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, नाइट्रेट्स बोलेंगे। ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे अब HNO3 के बाद बेटा HNO2 होता है। HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड, अस एसिड है, नाइट्रस एसिड बोलते हैं ना, जिसका जिसमें ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है बेटा, वो क्या होता है आपका एक। और जनरली हम लोग एक उसको बोलते हैं बेटा, वो जो नेचर में ज्यादा पाया जाता है या जो नेचर में ज्यादा स्टेबल मिलता है उसको हम लोग जनरली एक बोलते हैं। और हर एक ग्रुप का, हर एक एलिमेंट का एक एक एसिड फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कार्बन का मैं अभी आपको सारे एक एसिड बताऊं। ठीक है, जैसे कार्बन का एक होता है H2CO3। ठीक है, बोरॉन का होता है S3BO3।
फास्फोरस का होता है H3PO4, H3 कार्बन सिलिकॉन का होता है H4SiO4, नाइट्रोजन का होता है HNO3, ऑक्सीजन का होता है H2SO4, Cl का होता है HClO3। ओके, तो ये जो आपके है ये सारे एक हैं, और इससे जो छोटे होंगे, ये सपोज H3PO4 है, ठीक है, ध्यान से सुनना, H3PO4, इससे एक छोटा मतलब एक ऑक्सीजन कम H3PO4, ये तो आपका एक है, ये क्या होगा आपका अस एसिड होगा। इसको हम लोग फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। ठीक है, इसका जो आयन बनेगा वो क्या होगा, PO4 3-, इसको हम लोग फॉस्फेट बोलते हैं, 8 आयन, ATE 8 आयन। और इसका जो आयन होगा वो क्या होगा आपका ITE 8 आयन, करेक्ट, फॉस्फाइट आयन। तो ये समझ में आ गया कब हमें 8 बोलना है, कब हमें 8 बोलना है, कब हमें एक बोलना है, कब हमें अस। ये हमें रटना नहीं होता है, ये हम लोग बता सकते हैं यदि आपको किसी का एक एसिड पता है तो। ठीक है, हाँ ये नोट कर लो, इसमें जितना नोट करना चाहो। Yes. सर, ये एसिडिटी से कुछ भी रिलेटेड नहीं रहता ना? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डन सर। डन। सर 2 मिनट। सर वो H4SiO4 क्या लिखा है? HNO3। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। अब देखो जरा, इसमें थोड़ा सा और बताता हूँ। ठीक है, H3PO4 एक एसिड है। ओके, यदि इससे एक हाइड्रोजन कम करो
H3PO3 क्या हो जाता है, अस एसिड। यदि एक और ऑक्सीजन कम करो क्या मिलेगा, H3PO2। H3PO2। तो ये क्या था बेटा, अस। एक और कम हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोअस। हाइपोअस क्या हो जाएगा इसका नेम, हाइपोअस। हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड। ओके, ये फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये हाइपोअस मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसका जो हमने अभी सीखा 8, इसका 8, इसका क्या हो जाएगा, हाइपोआइट। समझ गए, हाइपोफॉस्फाइट आयन। क्लियर है, हाइपोआइट। अब यदि Yes sir। इससे एक ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे इसका एक ज्यादा ऑक्सीजन होता नहीं है, ठीक है, जैसे H2SO4 होता है बेटा, ठीक है, H2SO4 है तो H2SO5 भी होता है। तो यदि ये एक है H2SO4, यदि एक ज्यादा वॉइस ऑक्सीजन, ब्रेक हो रहा है थोड़ा। क्या बोल रहे हो, ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस, बीच में नहीं हुआ सर। था थोड़ा। नहीं सर। तो ये क्या बोल रहा हूँ, एक एसिड और इससे एक ज्यादा ऑक्सीजन वाले एसिड क्या होते हैं, पर एक एसिड। कई बार आप नेम देखोगे तो उसमें लिखा होगा पर एक, इसका मतलब जो आपका एक है उससे एक ज्यादा ऑक्सीजन वाला। क्लियर है, और इसका पर एक होता नहीं है, इसलिए हम लोग वो इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता पर एक। ये बात समझ में आ गया इतना, और ये पर एक पता होना चाहिए कि जिससे एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसको हम लोग पर एक बोलते हैं। क्योंकि देखो ये एक के पास है तो और एक ज्यादा तो पर एक, ये अस के पास था एक कम था तो हाइपो अस। इस तरीके से इसको डिफाइन करा गया, ये बेसिकली IUPAC नेम है। अब जरा देखो, ये जो एक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, एक एसिड। यदि मैं एक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं, क्या करूं, एक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल यदि निकाल दूं तो क्या बचेगा, HPO3, सर H2PO3। H2 नहीं, HPO3 बचेगा। वाटर हाँ मॉलिक्यूल, सर, गलती से 2 बोल दिया। करेक्ट, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालूंगा तो क्या मिलेगा, HPO3 प्लस H2O। यदि मैं एक से एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक मोल ऑफ H3PO4 से एक H2O निकालूं तो उससे क्या मिलेगा मेरे को, एक एसिड। सॉरी, एक तो है ये, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा एक। आगे इसके नेम के आगे क्या लगा देते हैं बेटा, एक। तो मेटा एक एसिड, पूरा बेटा ना नेम सर? नहीं। मेटा एक, और मेटा पूरा नेम बोलूं तो क्या हो जाएगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। किसको आप बोलोगे, और ये जरूरी नहीं कि बेटा आप हर एक मॉलिक्यूल से एक H2O निकाल ही पाए, ठीक है, जैसे HNO3 है, क्या इसके एक मॉलिक्यूल से एक H2O आप निकाल सकते हैं और एसिड मिले, नहीं निकाल सकते, करेक्ट, नहीं इसमें निकाल 2 सकते। हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसका मेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेटा डज नॉट एग्जिस्ट। अब यदि इसका मेटा एग्जिस्ट नहीं करता, देखो एक खास बात है, जैसे बेटा कुछ लोगों को डॉक्टर बोलते हैं, कुछ लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। डॉक्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर होते हैं, खास हैं, उन्होंने कुछ अलग से डिग्री PhD। कर रखा, जैसे इंजीनियर लिखते हैं अपने नेम के आगे, करेक्ट। PhD का। वैसे ही बेटा, सर PhD जैसे ना फिलोसफी। हाँ वो कर लेते हैं, तो वो एक बेसिकली उनका क्या है, एक अलग उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक वर्ड है, ठीक है। वैसे ही बेटा जैसे ये एक है, इसको क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड। यदि बेटा ऐसे दुनिया के सारे एक एसिड जितने भी एक एग्जिस्ट करते हैं, वो एक, यदि उन एक में से उनका मेटा एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जैसे सब इंसानों में से जो डॉक्टर है उनके आगे हम लोग डॉक्टर लिख देते हैं,
वैसे सारे एक एसिड से यदि उनका मेटा एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइप ऑर्थोफॉस्फेट। ऐसे। उनके नेम के आगे बेटा ऑर्थो लगा देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। कभी भी नाइट्रिक सर ये एसिड के किया है साथ एक बार शायद, क्या सर ऑर्थो और मेटा ये पहले किया है एक बार शायद सर। बेटा, वो अलग चीज है, ये अलग है। बोरॉन में था। वो ऑर्गेनिक में ऑर्थो मेटा पैरा था, वो पोजीशंस थी। नहीं नहीं सर, नहीं सर, ये इनऑर्गेनिक आपने में किया करवाया था अभी, था। ये इसमें ही कराया था बोरॉन वाले में, जो बोरोजोल वाले में था। अच्छा, करा दिया क्या? तो अगर आपने बोला हाँ था ना सर। कि अगर किसी को हम लोग मतलब किसी उससे मतलब कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं और जो बचेगा तो वो मेटा रहेगा, और उसके बाद अगर तो वाटर अभी निकल जाएगा। रिपीट कर दिया, मेरे को लगा कि नहीं बताया। ठीक है, ये लिख लो। अब इसमें एक चीज और बतानी है, ठीक है, और उधर मैंने पूरा नहीं बताया होगा, शॉर्ट में बता दिया होगा। हाँ अब और एक चीज और सुनो, ये हो गया इतना। तो अब ये समझ में आ गया कब कब किसको ऑर्थो बोलना है, क्लियर है? सर अब यदि बेटा ये एक का मैंने अभी 1 मोल लिया था, 1 मोल से 1 वाटर, 1 वाटर। अब मैं क्या करूं बेटा, 2 मोल ले लूं, 2 से 1 वाटर निकालो। ठीक है, क्या कर रहा हूं, 2 मोल से 1 वाटर, मतलब H6P2O8 से क्या कर रहा हूं, 1 H2O निकालो, क्या बचेगा, H4 सर H4P2 और O7। H2। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग पायरो। क्या बोलते हैं, है तो ये एक से ही निकल रहा है, इसको बोल देते हैं पायरोइक एसिड, मतलब पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब यदि 2 मोल दो एक से क्या करूं, 1 H2O निकाल दूं तो क्या मिलेगा बेटा, पायरोइक मिलेगा। हाँ क्रिश्चियन, जिसका मेटा एग्जिस्ट करता है उसका, उसके नेम के आगे आपको उस फास्फोरिक एसिड या उस पर्टिकुलर एक एसिड के नेम के आगे हम लोग को ऑर्थो लगा देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एक हेलो। से यदि 1 वाटर निकालो तो जो कंपाउंड मिलेगा उसका नेम क्या होगा, पायरोइक एसिड। सर कुछ फायर के साथ रिलेटेड रहता है ये, मतलब कंबस्टेबल रहता है ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, नेमिंग है बेटा, आईयूपीए से नेमिंग है। तो सर फिर पायरो क्यों दिया, पायरो तो फिर हमें फ्लेमेबल थिंग्स को दिया था ना हमें। भाई नेमिंग है, वो कुछ भी नहीं। सर वो यस सर। H3PO3 के ये लेफ्ट में हर क्या एक लिखा के हुआ है? लिए, ये आईयूपीएस से नेमिंग सिखा रहा हूँ, आप ये हर एक एसिड के लिए लगाओगे। किसी का भी एक है, इस तरीके से आप जो ये मैंने फास्फोरस के लिए चार्ट बनाया, ये आप हर एक एसिड के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट का आप चार्ट बना सकते हो। सर हाँ वो सर। H3PO3 के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, पर साइड वो अस एसिड है ना, H3PO3 उसके लेफ्ट में। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो एक बार। सर वो H3PO3 के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, हाइपोइट है ना उसके नीचे, मतलब हाइपो हाइट लिखा है। क्या क्या? हाइपो आइट आइट हाइट हाइट। नहीं, उसके नीचे क्या लिखा है, उसके नीचे एक और लिखा आइट है ही ना लिखा है H3PO3 के यार, लेफ्ट में, मतलब आइट ही लिखा है, ITE। सर जो पायरोगेलल है जो कॉमन नेम्स में आता है वो इससे कुछ रिलेटेड है वो? नहीं नहीं, किसी से कोई रिलेटेड नहीं है, बट ये है, ये जो है आपका, ये आपका बेटा
कंपाउंड का नेम है, ठीक है, कंपाउंड का नेम है बस, और उस कुछ नहीं। बट यस आपने सर, मतलब कुछ प्रॉपर्टी वाइज नहीं वैसा। प्रॉपर्टी वाइज कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल नेम है। इस तरीके से नेमिंग करा गया है जो मैंने आपको सिखाया है। ओके, सर आपका आवाज बीच में कट गया। मैं अभी बोला नहीं, तो सर अभी मैंने बोला नहीं। ओके सर। डन ये? हाँ सर। अब हम लोग ने जो हेडिंग डाला था सिलिकेट्स, वापस आते हैं उस पर। सर कुछ बोल रहे हो आप? आवाज बहुत प्रॉब्लम है, जिटर ही आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ सिलिकेट्स जो हेडिंग डाला था वो हम लोग अब चालू करने वाले हैं, ठीक है। आवाज आ रहा है क्या मेरा? सर अब आ रहा है। हाँ सर। सर एक पेज चला गया। क्या? क्या बोल रहे थे? सर कुछ नहीं। अब देखो जरा, हम लोग वापस बेटा सिलिकेट्स पे आते हैं। तो जो सिलिकेट्स होते हैं ये आपके बेटा बेसिक, जो मैंने बेसिक यूनिट होता है वो SiO4 होता है। इसका SiO4 4 माइनस, जो कि किससे बनता है? H4SiO4 से। इसका जो एसिड है, इसका जो आयन होगा वो क्या होगा? SiO4 4 माइनस। इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिलिकेट बोल देते हैं। क्लियर है? हम लोग बोल सकते हैं द फंडामेंटल constitutes fundamental constitutional unit of silicate is SiO4 4 minus. Every silicon atom is tetrahedrali surrounded by 4 oxygen atoms। जो SiO4 4 माइनस है वो कैसा होगा बेटा? इस तरीके से होगा, करेक्ट? यदि इसको ऐसे देखें तो ये क्या है एक्चुअली में? SiOH होल 4। इसके यदि आयन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? SiO माइनस, O माइनस, O माइनस और O माइनस। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। sp3। ओके, अब ये बेटा क्या है? टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है, 3 डायमेंशनल फॉर्म है, करेक्ट? अब इसी 3 डायमेंशनल फॉर्म को बेटा प्लेन प्रोजेक्शन बनाया जाए, मतलब 2D में बनाने की यदि मैं कोशिश करूं, ठीक है, तो वो उसका बेटा एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, वो हम लोग समझते हैं। इस पर्टिकुलर 3D फॉर्म को 2D में यदि रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं बेटा? हम लोग SI को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? ये सिलिकॉन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये इसका मतलब है ये ऑक्सीजन है। ओके, तो ये हो गया बेटा बीच में आपका SI, इधर पर एक O मतलब ऑक्सीजन, O के ऊपर माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव, O नेगेटिव। ओके, और
इस तरीके से सर बहुत ब्रेक हो रहा है। टेक हो रहा है, और इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, ये, और इधर पे बेटा अभी कितने 3 ऑक्सीजन हुए, 1 ऑक्सीजन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके ऊपर नेगेटिव, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। और इस तरीके से बेसिकली हम इसका प्लेन प्रोजेक्शन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आया समझ में? हेलो, हाँ सर। समझ गया? हाँ सर। सर 2 मिनट, वो जो एसआई को आपने सर्कल मारा मतलब कि यहाँ पर एक और एक ऑक्सीजन क्या, एक और ऐसा 4th ऑक्सीजन इतना टोटल 4 ऑक्सीजन है ना, तो इधर पिरामिड जैसा। हाँ, बट ये देखो 4 ऑक्सीजन थे 3D में आएगा ऑब्वियसली, और क्या इसको बोले हमें सर? 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं उसके सर ऊपर आवाज इस बहुत तरीके। प्रॉब्लम पड़ रहा है। यार प्रॉब्लम कैसे पड़ रहा है? अभी ठीक है? अभी वॉइस ठीक है? हाँ सर। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे तुम? मैं क्या समझाया आपको, ये जो इस तरीके का अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है, ये जो आपका इधर से एसआई को बीच में रखा, फिर उसके बाद क्या किया, फिर मैंने एक ऑक्सीजन, ये तीनों ऑक्सीजन को क्या रखा, एक एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा, और जो सेंट्रॉइड पे आपका एसआई था उसी के ऊपर एक ऑक्सीजन पे सर्कल बना दिया। तो ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म का मैंने 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दिया। हाँ सर। बेसिकली बेसिकली हम लोग इस 3 डायमेंशनल चीज को इस तरीके से बेटा 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है बेटा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये एक आपका सिंपलेस्ट यूनिट है। ऐसे बेटा बहुत सारे यूनिट का क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसका 3 डायमेंशनल फॉर्म समझ पाना मुश्किल होता है, इसलिए उसको हम लोग प्लेन प्रोजेक्शन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। यस सर। नोट किया सर इसको? जो सिलिकॉन है वो 3 ऑक्सीजन के सेम प्लेन पे या तो फिर हमें अलग प्लेन? बेटा ऑब्वियस है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड यार, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, सेम प्लेन पे सर। डिफरेंट प्लेन में होगा। सर मतलब मैं बोल चाहता हूँ कि मतलब ऐसा एक ट्रायंगल जो पिरामिड बनेगा सर उसमें तो फिर हमें सिलिकॉन जो रहेगा जो एकदम बेस के ऐसा प्लेन पे रहेगा ना। ये बताओ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टेट्राहेड्रल देखा है? क्या होता है हाँ सर। टेट्राहेड्रल? जो टेट्राहेड्रल होता है बेटा वैसे ही रहेगा, ये टेट्राहेड्रल ही रहने वाला है, जस्ट मैंने इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया है, ये ऐसे हो ओके नहीं सर जा रहा है, समझा। ये सिर्फ बेटा रिप्रेजेंटेशन है। ओके सर ओके, समझा अभी। समझा? ये ऐसा नहीं है कि अब ये मैंने इसको इस तरीके से मैं प्लेन प्रोजेक्शन में चेंज करूंगा तो वो जो 3 डायमेंशनल था वो 2 डायमेंशनल में बन जाएगा, जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अभी तुमको इसके लॉजिक समझ में आएंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे लॉजिक समझ में आएंगे कि कितना जरूरी था इस तरीके से प्लेन प्रोजेक्शन में चेंज करना। हाँ सर। डन, ये लिख लिया? यस सर। अब देखते हैं हम लोग बेटा टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिलिकेट्स are of following types. Silicates are of following types. हेडिंग डालो, silicates तो पहला टाइप है आपका ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट्स। ये ऑर्थोसिलिकेट्स
अब ऑर्थो नाम से समझ में आ रहा है बेटा, ऑर्थोसिलिकेट्स क्या होगा? सर ऑर्थोसिलिकेट्स जो मेटा प्रोड्यूस करेंगे। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ना, जो एक है, मतलब H4SiO4 ही होगा। हाँ सर। करेक्ट। ये तो इसका मेटा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इससे पानी निकालोगे तो H2SiO3 बनेगा, मेटा एग्जिस्ट कर रहा है तभी ऑर्थो। बट ऑर्थोसिलिकेट हम लोग किसको बोलते हैं? इसको, मतलब ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? इसका, ये तो एसिड है, इसका 8 क्या होगा? SiO4 4-। करेक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दे दे कंटेन SiO4 4- units। ओके। और ये सिंपल अलग होता है, डिस्क्रीट होता है, और देयर इज नो शेयरिंग ऑफ कॉर्नर एटम्स विथ वन अनदर। मतलब ये जो कंपाउंड्स होंगे, जो SiO4 होगा बेटा, ये 4-, ये अकेला होगा पूरा, ऐसे जो मैं बनाया था अभी। और ये इस तरीके से, और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जिरकॉन ZrSiO4, ठीक है, डोलेमाइट Z into SiO4, ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा? ऑर्थोसिलिकेट्स हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, और इसके कंपाउंड्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? ये रहेगा। यदि कहीं पर SiO4 4- है, इसका मतलब क्या है? वो आपका ऑर्थोसिलिकेट है। ठीक है, ये Zr है। डन ये। सर एक सेकंड। मिनट सर। डन सर। हो गया। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट, पायरोसिलिकेट्स। अब पायरोसिलिकेट्स क्या होंगे बेटा? दो ऑर्थो से, दो एक से क्या होगा? एक वाटर निकलेगा। क्यों? सपोज ये दो दो आपके क्या है? और ऑर्थो है, करेक्ट। उस दो एक हाँ एसिड सर। है, दो एक से क्या करना है मेरे को? एक पानी निकालना है, तो इससे क्या होगा? दो से मिलके एक वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा? SI। अब इसके मैं आयंस बना लूं, चलो अभी नहीं बनाता हूं, बाद में बना लूंगा। क्या हो जाएगा? इनसे इस तरीके से बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? एक O कॉमन हो जाएगा। करेक्ट। हाँ सर। इसके आयंस बनाऊं तो कैसा हो जाएगा? इसको आप क्या बोल दोगे? अभी आयन नहीं था तो पहले हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पायरोसैलिसिलिक एसिड।
अब यदि आयन से तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पायरो सिलिकेट। आए समझ में? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, Si2O7 6-, करेक्ट। और इसमें इस पर्टिकुलर सिलिकेट में एक ऑक्सीजन कॉमन रहता है, करेक्ट। यदि इसका मैं उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं जो हमने अभी सीखा था, प्रोजेक्शन फॉर्म, थोड़ा बड़ा बन रहा है, अजीब लग रहा है। क्यों ऐसे बनेगा? यदि इसको प्रोजेक्शन फॉर्म में चेंज करूं तो इस तरीके से ही दिखेगा ना बेटा। हाँ सर ऐसे भी। एक कॉमन हो गया, बाकी सारे मैं ड्रॉ कर दिए। तो क्लियर है सभी को क्या हो रहा है इधर? पायरो किसको बोलेंगे? तो in these silicates two tetrahedral SiO4 4- units are joined together by sharing one at one corner तो इस तरीके से ये पायरोसिलिकेट हो गया। हमें बेटा पायरोसिलिकेट क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, कैसे फॉर्म होता है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। सर GF का फुल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्मूला। डन। No सर bit, बस sir. एक No word. Done, sir. सर एक सेकंड लास्ट में। तो ऑर्थोसिलिकेट्स और पायरोसिलिकेट आप लोग सीख गए। नेक्स्ट हेडिंग डालो साइक्लिक सिलिकेट्स। सर बाय शेयरिंग ऑक्सीजन में आएगा या शेयरिंग एट वन कॉर्नर ही सही है, ऊपर जो आपने लिखा है। शेयरिंग एट वन कॉर्नर, या शेयरिंग ऑक्सीजन लिख लो, ये सही नहीं लगेगा ना।
शेयरिंग ऑक्सीजन एट वन हाँ कॉर्नर, सर इसके लिए ठीक है, शेयरिंग ऑक्सीजन एट वन कॉर्नर। अब देखते हैं हम लोग हो गया। साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स वो क्या होंगे? अब साइक्लिक कंपाउंड बनाना है बेटा, तो साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें मिनिमम बेटा 3 SiO4 4 माइनस जो यूनिट है उनको मर्ज करना पड़ेगा, उनको एक साथ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा जिससे क्या हो, साइक्लिक कंपाउंड बने। जैसे देखना, जैसे अभी मैंने एक बनाया था आप लोग के लिए, अब उसी में मैं बना सकता था लेकिन सर पहले ड्रॉ करें आप लिखाने वाले हो। नहीं, पहले मैं सिखा रहा हूँ फिर उसके बाद लिखाऊंगा ना, पहले सीख तो लो। ये कुछ इस तरीके से आपका सपोज ऐसा है, ठीक है, देखना ध्यान से। ये अभी क्या बना था, पायरो, ओके। अब क्या हो जाए बेटा, अभी इसमें क्या था, एक कॉर्नर एटम क्या था आपका, एक ऑक्सीजन एटम कॉर्नर पे क्या था, शेयर्ड था। अब इसके क्या होगा, एक एटम से अरे कॉर्नर पे एक एक से आपके दोनों ऑक्सीजन के जो दो कॉर्नर है वो आपके शेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपको बेटा आप साइक्लिक बनाना है, ठीक है। साइक्लिक कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये इस तरीके के कंपाउंड क्या होगा, ये साइक्लिक लग रहा है, करेक्ट। ये हाँ कैसे सर। बना होगा, इन दोनों के बीच से बेटा एक पानी निकला होगा, इन दोनों के बीच से एक वाटर, इन दोनों के बीच से एक वाटर, करेक्ट। इन तीनों से क्या निकला होगा, एक 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 वाटर निकला होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3 से 3 वाटर निकले, मतलब क्या, एक से एक वाटर निकला। यदि मैं H4SiO4 की बात करूं, इससे एक वाटर निकला तो क्या बनेगा, H2SiO4, मतलब SiO4 2 माइनस, और ये कितने मॉलिक्यूल है इसमें, 3। तो यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका 3 वाले का जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SiO4 3 6 माइनस, हाँ सर। इधर पे एक गड़बड़, H2O निकला तो बेटा एक ऑक्सीजन भी कम होगी, तो SiO3 3 माइनस, और इसका जनरल फॉर्मूला यदि आप काउंट करके भी देखो तो कितना आएगा, Si1 2 3 Si 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Si3O9, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी सेम आ रहा है फॉर्मूला। हाँ सर। अभी इधर तो बेटा सिर्फ 3 मॉलिक्यूल थे जो साइक्लिक कंपाउंड बना रहे, n नंबर मॉलिक्यूल साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे हमने देखा कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं उस हर में से क्या हो रहा है, जैसे 3 यूज हुए तो 3 वाटर निकले, वैसे ही हम लोग इसका जो जनरल फॉर्मूला आया, यदि n मॉलिक्यूल यूज करते तो क्या हो जाता है, n, और इधर क्या हो जाता है, 2n माइनस। और n मॉलिक्यूल के लिए जनरल फॉर्मूला क्या आ जाता, चाहे अब 6 मॉलिक्यूल से आपका स्ट्रक्चर बने, कितने भी मॉलिक्यूल्स यूज करके साइक्लिक फॉर्म बने, उसका क्या होगा बेटा, जनरल फॉर्मूला यही आएगा। और यदि साइक्लिक कंपाउंड बनाना है बेटा तो क्या होगा, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम आपके शेयर्ड होंगे। आया क्या समझ में साइक्लिक सिलिकेट्स? हाँ सर। ओके, चलो इसके बारे में लिख देता हूँ मैं। यस सर 2 ऑक्सीजन एटम्स
2 oxygen atoms per tetrahedron are shared to form closed rings such that structure with जनरल फॉर्मूला क्या निकाले हम लोग SiO3 2n-. 2n-. बस इस तरीके के कंपाउंड्स होंगे। ये सपोज 3 मॉलिक्यूल का टिपिकल एग्जांपल है, वैसे ही बेटा 6 मॉलिक्यूल का होता है। इतना नोट करो, फिर मैं आपको 6 वाला दिखाता हूँ। मैं ड्रॉ करूंगा तो बहुत समझ आएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सीधे मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ। विश कर नहीं रहा है आज क्लास, लग रहा है। सिद्धार्थ तुम कल क्यों नहीं थे? सर मैं ठीक नहीं था। रिकॉर्डिंग देखा? हाँ सर। अभी संडे टेस्ट हुआ था, कैसा हुआ? सैटरडे सर मतलब सुनाई दिया दूसरे लोगों का ठीक गया, अच्छा गया, मेरा बहुत गंदा गया। सर बहुत कंफ्यूजन हो गया था सर, मतलब 300 टोटल मार्क्स था। क्या कंफ्यूजन हो गया था आदर्श तुमको? टोटल में कंफ्यूजन हो गया। सर मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन के उसमें 300 लिखा हुआ था, और जब पूरा आया तो कुछ मतलब 300 ऐसा, मतलब परसेंटाइल किसी हाईएस्ट कुछ 104 ऐसा कुछ आ गया था। हाँ हाँ मतलब सर, जिसका हाईएस्ट आया ना उसका 313 आया, मतलब 100% से हाँ भी ऊपर सर। लेके आ रहा है वो। और सर हम इंस्ट्रक्शन के साथ 300 मार्क्स के हिसाब से तो इंटीजर में तो मतलब जब कोई 10 में से 5 करना रहता है। 10 थे क्या इंटीजर टाइप? मैं तो 5 ही दिया था। हाँ नहीं सर, मतलब 10 में से 5 करना रहता है ना, लेकिन उसमें 10 के मतलब ऐसा मतलब था कि कंपलसरी 10 केमिस्ट्री करते में थे, तो तो बहुत तुम्हारे कंफ्यूजन 5 हो ही गया। होंगे ना, केमिस्ट्री तो मैंने ही दिया था। सर वो बोल रहा है शायद कंपलसरी 10 था, ये मुझे पता नहीं कंपलसरी था कि नहीं। नहीं भाई, कंपलसरी नहीं होता, 5 ही 25। एक मिनट, डन ये? ये हो गया क्या? हाँ सर देख लिया। इतने नंबर लोग लाते कैसे हैं? पता नहीं सर सर। पता नहीं, मेरा तो नहीं इतना जल्दी आ पाता है ऐसे। सर मैं बोल रहा हूँ कुछ तो पीछे एकदम ऐसा ये डार्क किया है, मतलब ऐसा डार्क मार्केट से लेके सर अगर एकदम जेई में तो प्रोग्रामर से 313 बात मतलब करके सर, करके लिखे करके। इतने आ ही नहीं सकते सर भाई। कुछ कुछ दिख रहा है, आंसर शीट लीक।
वही सर, प्रोग्रामर से बात कर लिया, हाँ सर, वही तो। किसी नहीं ने। नहीं, मेरे को पता सर चल आपके रहा हिसाब से कितना आना चाहिए, मतलब अगर है 300 का तो आपके हिसाब से मतलब मैक्सिमम कितना आना चाहिए, अगर है। ईमानदारी से मेरे बोले तो पास मतलब। जितने बच्चे अभी, यदि मेरे पास सारे अच्छे बच्चे डाउट पूछने आए हैं पूरे रेजिडेंस मुंबई में, तो मेरे को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 260 से ज्यादा कोई नहीं ला सकता। हाँ अच्छा, अगर अच्छा ये तो बात सही तो है बोले। सर। हाँ, सर लेकिन 313 आ रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो हाँ सर, मतलब एकदम अलग ही था ये। एग्जाम में एकदम किसी को -1 भी आया है और किसी को 313 भी आया है, मतलब क्या चल रहा है। वो ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ होगा, या तो क्वेश्चंस ज्यादा डाल दिए होंगे, कुछ तो टेक्निकली प्रॉब्लम हुआ होगा। बट हाँ सर। थोड़ा इसमें कुछ चीटिंग वगैरह लोग कर रहे होंगे, जो भी हो। बट सर मुझे तो एकदम बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ना फिजिक्स के पेपर में ना फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग को क्वेश्चन में दिया नहीं था, पर दे दिया, और मैं 2 हफ्ते से फ्लूइड नहीं किया। गुस्सा आ रहा था मुझे ना। चलो कोई नहीं, अब सुनो जरा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्लियर है, इतना समझ में आ गया। हाँ सर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, चेन सिलिकेट्स। जो चेन होते हैं बेटा, चेन सिलिकेट्स मतलब नॉर्मली जैसे बेटा नॉर्मल चेन बनता है, वैसे ही क्या होता है, ये यूनिट्स बेटा एक एक ऑक्सीजन शेयर करके लंबा सा चेन बना लेते हैं। ये समझना ध्यान से। सपोज आपके पास ये एक ऐसा सिलिकेट है, ओके। तो ये क्या करेगा, अपना एक ऑक्सीजन शेयर करा इस तरीके से, फिर क्या करेगा, ये आगे वाले के साथ एक शेयर करेगा, और इस तरीके से ये नेगेटिव नेगेटिव जहां चाहिए बेटा वो सब है, ठीक है। तो इधर फिर आगे अगले इस तरीके से क्या कर लेता है, ये चेन बना लेता है। आ रहा है क्या फील? तो इस तरीके के बेटा जो कंपाउंड्स होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन सिलिकेट्स। इस तरीके से ये चलता रहेगा आगे। इसी तरीके हाँ से सर। क्या होता है बेटा, ये इसको हम लोग सिंपल चेन बोलते हैं। एक यूनिट दूसरे के साथ तीसरे इस तरीके से कनेक्टेड हो जाते हैं। डबल चेन भी होते हैं। डबल चेन कैसे होते हैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले हम लोग सिंपल चेन पे देखते हैं। तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड, they are further classified as simple chain and double chain silicates। सर स्टेबिलिटी कैसा रहता है सर ये चेन का ऐसा। नहीं, ये नॉर्मल कंपाउंड से वाटर निकलते जा रहा है, जैसे हमने इन दोनों मॉलिक्यूल से देखा था, वाटर निकला, फिर इसके साथ वाटर निकल जाएगा, इसके साथ वाटर, इसके साथ वाटर, तो ऐसे धीरे धीरे एक एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। नॉर्मली ऐसे ही आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं बेटा ये, तो अच्छे ओके खासे सर। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, सिलिका जो आपके सिलिकॉन है, वो आपका सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में, तो ये सब नेचुरली अकरिंग सब सिलिकेट्स हैं। और ये जो नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। चेन सिलिकेट्स के फॉर्म में मिलेंगे आपको, पायरो के फॉर्म में, ऑर्थो के फॉर्म में, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका नेचुरली अकरिंग यस सर। silicates, two corner of each tetrahedron are shared and they form a long chain। और इस तरीके से बेटा एक टेट्राहेड्रॉन के जैसे ये है, इसके दो कॉर्नर क्या हो रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं, और इस तरीके से ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा,
इसका भी यदि आप देखो तो सपोज आप इधर देखोगे इतने में, तो इतने में क्या हुआ, इन दो मॉलिक्यूल से एक वाटर, ये वाटर, दो वाटर मॉलिक्यूल निकले, करेक्ट। और आप यदि इतने पूरे को देखो या इतने पूरे को देखो तो आपको लगेगा वन वाटर मॉलिक्यूल, टू, थ्री, और या तो एक इस तरफ निकलेगा या एक इस तरफ निकलेगा, करेक्ट। तो फोर से बेटा क्या हो रहा है, फोर ही वाटर मॉलिक्यूल निकले, क्योंकि एक तरफ तो बेटा आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि कहीं तो से तो बेटा शुरू हुआ होगा ना, और कहीं पे जाके क्या हुआ होगा, एंड हुआ होगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल नेक्स्ट वाले की बात करें तो एक क्या रहेगा, हमेशा खाली, करेक्ट। इतने से देखे जाए तो वन, टू, थ्री, एक तीन से क्या हो रहा है बेटा, तीन वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो इधर जैसे उधर हो रहा था आपका कि जो SI एक से एक निकल रहा था, वैसे ही हम इधर भी बोल सकते हैं। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या आता है, SiO3n 2n-, जो एग्जैक्टली सेम आता है जो साइक्लिक के लिए होता है। हाँ सर। ठीक है। अब इसी में मैं समझ आपको गए। इतना नोट कर लो, इसी में मैं आपको बेटा डबल चेन सिखा देता हूँ। डबल चेन कैसा दिखेगा, डबल चेन बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। सपोज मैं एक और चेन बनाऊं, ठीक है, यहां से शुरू कर रहा हूं। अब डबल चेन में क्या हो जाएंगे बेटा, आपके तीन तीन ऑक्सीजन एटम कॉमन हो जाएंगे, दो की जगह क्या हो जाएगा, तीन ऑक्सीजन कॉमन हो जाएंगे। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी क्या हो गया, कॉमन। इसमें ये बेटा आपका इस तरीके से, ठीक है, इधर पे क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। फिर ये वाला एटम इसके साथ कॉमन हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये जो इस तरीके से, एक ये सिंपल चेन था, एक ये सिंपल चेन है, स्टार करेक्ट। जैसा। हाँ, ये आपका एक सिंपल चेन था, एक ये, और ये दोनों सिंपल चेन क्या हो गई, क्लब कर दो तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका डबल चेन बोलने लगेंगे इसको। क्लियर है। तो इधर इधर हम लोग चेन सिलिकेट्स में जो हम लोग अभी सिंपल के लिए लिखे, अब हम लोग इधर डबल के लिए क्या बोल देंगे, डबल चेन सिलिकेट्स, double chain silicates can be drawn by joining together two simple chain. Such compounds are called इसको ड्रॉ कर लेना डबल चेन में, ठीक है। तो दो सिंपल चेन को बेटा क्या करेंगे हम लोग, मिक्स कर देंगे तो डबल चेन बन जाएगा। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो लिखा देता है। जनरल फॉर्मूला होता है इसका Si2O5n
2n-, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। डन सर। Then सर 2 मिनट बचे हैं। ये डन, ये हुआ है नहीं हुआ ये बताओ। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, मेरे को ये खत्म करना है सिलिकेट्स, ठीक है, तो तभी छोड़ूंगा जब खत्म हो जाएगा। ब्रेक है ना 10 मिनट का, 5 मिनट मैं ले लूंगा। सर जाने दो, हो गया हाँ हो गया हो गया। हो गया ना, चलो जल्दी से खत्म कर देते हैं। बेटा ये जो समझना बड़े ध्यान से, इसी को देखो, ये जो डबल चेन है ये ऐसे ही बेटा अभी तो सिर्फ 2 है, ऐसे ही और लंबा बन जाए, इसी के ऊपर भी इस तरीके से भी बेटा क्या आ जाए, ऊपर एक चेन आ जाए, फिर इसके ऊपर एक चेन, फिर उसके ऊपर चेन, फिर इसके ऊपर चेन, इसी को आप क्या बोल सकते हो, शीट बोल सकते हो। हाँ सर। शीट बोल सकते हैं ना। तो क्या होता है बेटा, यस हाँ ये सर, सर। पॉलीचेन। हाँ तो ये है, तो ये आपका इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इसको हम लोग बोल देते हैं जब इसी तरीके से बेटा ये लेयर और बहुत सारी लेयर कनेक्टेड हो जाए, और बहुत सारी लेयर जब कनेक्टेड हो जाएंगी तो इसी को हम लोग बोलने लगते हैं बेटा 2 डायमेंशनल शीट सिलिकॉन। नेक्स्ट क्या है, 2 डायमेंशनल। अब देखो इसको 2 डायमेंशनल बोल रहे हैं, एक्चुअली में सिलिकेट 3 डायमेंशनल होता है, बट ये देखने से जब हम लोग ये प्लेन प्रोजेक्शन वाला फॉर्म बनाते हैं तब हमें देखने से क्या लगता है, ये 2 डायमेंशनल शीट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल शीट। और इसलिए मैं बोल रहा था ये प्लेन प्रोजेक्शन में चेंज करने का ये फायदे हैं, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट, ओके। इसमें क्या होता है कि आपके जितने, इसमें तो 3 तो कनेक्टेड थे, तो 3 और 3 कनेक्टेड हो जाएंगे, तो इसमें जो आपके ऑक्सीजन है वो आपके, उसका जो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, मैं सीधे जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सच शेयरिंग, चलो लिख ही देता हूँ, इन सच सिलिकेट्स oxygen atoms of each tetrahedral are shared with adjacent SiO4 4 minus tetrahedrals. Such sharing forms 2-dimensional sheet structure with general formula
Si2O5 सेम ही है जो उसमें था N2N-, क्योंकि क्या कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है बेटा, बस लेयर और इंक्रीज होते चली जा रही है। ठीक है, लास्ट है आपका बेटा थ्री डायमेंशनल। इसमें क्या आता है बस सुन लो। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो आपका बेटा तीसरा जो फोर्थ ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन था, ये भी क्या रहेगा बेटा, ये ऊपर से कनेक्टेड होते चले जाएंगे। तो एक पहले शीट बना था प्लेनर, अब उसके ऊपर वाले ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, ये आपस में कनेक्टेड होके चले जाएंगे। ये जब आपस सर में, बॉक्स जैसा, हाँ बॉक्स जैसा फॉर्म होता हाँ है सर बॉक्स ऐसा। जैसा फॉर्म होते चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल शीट सिलिकेट। तो इसमें क्या हो रहा था बेटा, तीन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या थे, कनेक्टेड थे। अब क्या हो जाएंगे, चारों के चारों ऑक्सीजन। तो इसमें क्या लिख दूंगा, these silicates involve all four oxygen atom in sharing with adjacent SiO4 4- tetrahedral। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिलिकेट्स। नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे सिलिकॉन। इसका हो जाए तो लीड कर सकता है। सर मैं ग्राफ के डाउट लेक्चर में आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ डाउट कह रहे हैं ना सर आपको? कल डाउट है सर हाँ। सर वो जो आपने 2 डायमेंशनल के लास्ट में जनरल फॉर्मूला लिखा है उसमें n आएगा या 5 रहेगा वो 5 है ना, वो S2, ये अच्छा ये तो N है, हाँ ये बोल रहा था मैं। ये 5 है। हो गया सर। हो गया। यस सर। सर आपको पता है डाउट लेक्चर, ऑफलाइन डाउट लेक्चर कब से स्टार्ट हो रहा इस वीक तो नहीं है बेटा, नेक्स्ट वीक हो सकता हो। है? ओके सर, क्योंकि मैंने ये उपेंद्र सर सर से क्लास का बात कुछ किया पता था, है क्या? बोले थे कि ऑलमोस्ट मार्च के स्टार्टिंग से पॉसिबल है स्टार्ट होना ऑफलाइन डाउट, और फिर बाद में ये क्लासेस जो रेगुलर हो जाएगा थोड़ा सा अप्रैल से। हाँ हाँ, तो बस बस उन्होंने जो बोल दिया वो सब सही है। हाँ बेटा, जियोलाइट्स नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। जियोलाइट्स और थोड़ा बहुत और बाकी सिलिकॉन्स और जियोलाइट्स ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गिलास और थोड़े से टिन और पीवी के कंपाउंड। तो नेक्स्ट में ऑलमोस्ट आपका पी ब्लॉक हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचेगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में करेंगे, और हम लोग उसमें थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर देंगे। तो एक लेक्चर का Yes. बाकी है। ओके, चलिए बाय। सर थर्मोडायनेमिक्स फील्ड से सही है ना हम लोग को केमिस्ट्री में? है सब थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स है, बस बेटा साइन कन्वेंशन थोड़े जो होते हैं वो डिफरेंट है। जैसे जो ओके सर। फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एकदम अपोजिट है। जो वर्क डन उधर नेगेटिव लोगे, इधर पे पॉजिटिव लोगे, तो वो ध्यान में रखना होता है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। यस सर। ओके चलिए बाय।